हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थिफ के पार्ट 15 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि ईबो की कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहाँ पर वो रिपोर्टर्स को उसकी और ईफे की फर्स्ट डेट के बारे में बता रहा था। वो कहता है, पूरा रेस्टोरेंट मेरे डैड ने मेरे और ईफे के लिए बुक कर दिया था, ताकि मैं सिर्फ ईफे के सामने शर्मिंदा हूँ, ना कि किसी और के। इसके बाद वो ईफे की तरफ देखकर स्माइल करता है, क्योंकि स्क्रिप्ट में यही लिखा था। ईफे ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईबो आगे बोलता है, वैसे मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो शाम बहुत ही अच्छी तरह से गुजरी। लेकिन हाँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए शायद मैंने ईफे को बोर कर दिया। कहते हुए ईबो ने ईफे का हाथ अपने हाथ में लिया। कोई बात नहीं, ईफे ने जवाब दिया। बावजूद इसके कि मेरे दिमाग में जो भी आया, मैं ईफे से बकवास करता रहा। हमारी डेट बहुत अच्छी तरह से गुजरी, बस एक पार्ट को छोड़कर। जब इसने अपनी असली आइडेंटिटी मुझे बताई, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। किसने सोचा था, जिसके साथ मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जिसके प्यार में पड़ चुका हूँ, वो एक राजकुमारी हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, कहीं मैंने इनका अपमान तो नहीं कर दिया। मैंने अपने सपने में भी दूर दूर तक नहीं सोचा था कि ईफे भी मुझसे प्यार करती होगी। जब डैड ने मुझे ये बात बताई, इनकी तरफ से आया हुआ प्रपोज़ल बताया, तो मुझे लगा कि वो मेरा मजाक बना रहे हैं एक अनसक्सेसफुल डेट के लिए। पर नहीं, ये बिल्कुल सच था। लीफे ने मेरा हाथ मांगा था, और कुछ कुछ एम्बैरेसिंग भी, क्योंकि वैसे तो मुझे उसका हाथ मांगना चाहिए था, लेकिन मैंने तुरंत हाँ कर दिया, इससे पहले कि ईफे अपना मन बदल ले। मुस्कुराकर ईबो ने लीफे को अपने पास खींच लिया। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, बस हो ही गया, बस आखिरी पार्ट बाकी है। ईबो ने कहा, ईफे, मुझे लगता है तुम इस बात को नज़रअंदाज करोगी कि मुझे किसी भी बात का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर गलती से मुझसे कुछ ऐसा हो जाता है, या फिर मैं कुछ ऐसी बात करता हूँ जिससे तुम्हें हर्ट हो, तो मैं तुमसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि तुम खुलकर इस बारे में मुझसे बात करोगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी गलतियों को ना दोहराऊँ, और हाँ, साथ ही ये आशा करता हूँ कि तुम्हें अपने इस निर्णय पर कभी शर्मिंदा ना होना पड़े कि तुमने मुझसे प्यार किया और मुझसे शादी करना चुना। झूठ, सब बकवास, तुम झूठ बोल रहे हो, ईबो का दिमाग चिल्ला रहा था। अब ईफे ने बोलना शुरू किया, ईबो, मैं अपने फीलिंग्स के बारे में कभी भी इतनी श्योर नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें किसी भी बात का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो तुम ये कह सकते हो कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ और तुम्हारा हर चीज़ में पहला अनुभव हूँ। अगर मेरी जल्दबाजी से तुम्हें हर्ट हो रहा है, तो तुम भी मुझे माफ़ कर देना। मैं भी कोशिश करूँगी कि तुम्हारे लिए एक अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकूँ। मेरी ज़िंदगी में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ईबो। ये बात कहते हुए ईफे का भी दिल भर आया था, उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। ईबो को बहुत बुरा लग रहा था। ईफे शायद दिल की सच्ची थी, शायद ईबो के लिए उसका प्यार भी सच्चा था। लेकिन किसी को पसंद या नापसंद करना हमारे हाथ में थोड़े ही होता है। ईबो चाहकर भी अपने दिल में उसके लिए जज्बात नहीं जगा पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अब भी ईफे को इस बात के लिए माफ़ नहीं कर पाया था कि उसकी आज की जो कंडीशन है, वो ईफे की वजह से ही है। अगर वो सीधे ईबो के पास आती, उससे बात करती, तो शायद आज परिस्थिति कुछ अलग होती। ईबो को अपने फादर की हल्के से गला साफ करने की आवाज़ आई, जो इस बात की तरफ इशारा था कि उसे कंटिन्यू करना है। रो मत ईफे, आज खुशी का दिन है, कहते हुए ईबो आके झुका। अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए उसने अपने लिप्स ईफे के लिप्स पर टिकाए। ईबो की हरकत से ईफे सरप्राइज हो गई, लेकिन उसने तुरंत ही रोना बंद किया, और अब वो भी ईबो को किस करने लगी। ईबो बिल्कुल वैसे ही किस कर रहा था जैसे जहान ने उसे सिखाया था, लेकिन पता नहीं क्या मिसिंग था। उसे वो किस इंजॉयबल नहीं लग रहा था। ईबो को तो ऐसा लगने लगा कि जहान गलत था। उसने कहा था कि अगर एक बार वो किस करने लग जाता है, तो उसे इसकी लत लग जाएगी, लेकिन ईफे के साथ उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था।
उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ज़िंदगी में दोबारा कभी ईफे को किस भी करना चाहेगा। ईबो ने ये बात खुलकर नहीं बोली थी, लेकिन हाँ, उसे जहान के किस की आदत भी पड़ जाती तो भी उसे कुछ पछतावा नहीं होता। लेकिन ईफे के साथ उसे ऐसा कुछ भी क्यों महसूस नहीं हो रहा था। आदत पड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसे ये सब कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था। 1 मिनट बाद ईबो ने किस ब्रेक किया। इस बार प्रिंसेस ने शर्मा कर अपना चेहरा ईबो के सीने में छुपा लिया। ईबो ने अपने फादर की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन थी। मतलब ईबो ने अपना काम बखूबी किया था। इतने सब ड्रामा के बाद ईबो बुरी तरह से थक चुका था। वो तो बस यहाँ से जल्दी छूटना चाहता था। तभी ईफे उससे अलग हुई। उसने ईबो के चेहरे की तरफ देखा, फिर वो एंकर की तरफ मुड़ी और बोली, मेरे ख्याल से ईबो थोड़ा शर्मा रहा है, इसलिए आगे की बातें मैं कंटिन्यू करती हूँ। इस पर एक रिपोर्टर ने पूछा, प्रिंसेस प्लीज़ हमसे ये बात भी शेयर कीजिए कि आपके वेडिंग को लेकर क्या प्लान्स है। मुस्कुराओ। ईबो को पीछे से आवाज़ आई। ईबो ने भी तुरंत उसे फॉलो किया। इधर ईफे ने अपनी बात शुरू कर दी थी। उसने कहा, हमने लगभग सब कुछ प्लान कर लिया है। अब ईफे वही बातें दोहराने लगी जो ईबो को भेजे हुए शेड्यूल में लिखी हुई थी। ईफे की बात सुनकर कुछ रिपोर्टर्स का मुंह पहले ही उतर गया था। ईफे उनकी तरफ देखकर आंख मारते हुए बोली, 24 तारीख को हमारी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें म्यांमार का क्राउन दिखाया जाएगा। उससे पहले किसी को भी वो क्राउन देखने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कोई भी उसे ट्राई भी मत करना। अपनी बात ख़त्म करते हुए ईफे ने ईबो का हाथ अपने हाथ में लिया और उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो? तो ईबो ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। ईफे फिर से एक बार रिपोर्टर्स की तरफ मुड़ी और उसने कहा, हम बस एक और क्वेश्चन का जवाब देंगे, इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड होगी, क्योंकि मेरे मंगेतर को ठीक नहीं फील हो रहा है। तब रिपोर्टर्स ने उसे हनीमून के प्लान्स के बारे में पूछा। तब ईबो के डैड ने ईबो को इशारा किया कि इसका जवाब तुम दो। साय करता हुआ ईबो खड़ा हुआ। उसने कहा, हम 3 हफ्तों के लिए कैरिबियन द्वीप समूह में हनीमून मनाने का सोच रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कम से कम वहाँ तो आप हमें फॉलो नहीं करेंगे। हाँ हाँ, इतना तो हम मैनेज कर लेंगे, कहते हुए रिपोर्टर्स ने उन दोनों को हनीमून के लिए एडवांस में ही बधाइयाँ दी। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। ईफे ने ईबो का हाथ अपने हाथ में लिया और वो वहाँ से बाहर जाने लगी तो उसके डैड ने पूछा, ईफे डार्लिंग तुम कहाँ जा रही हो? तो जेम्स वांग ने उसे रोकते हुए कहा, शिलीन इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों अब मंगेतर है, थोड़ा समय साथ में बिताना चाहते हैं। वैसे भी कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली है। फिर वो ईबो और ईफे की तरफ मुड़कर बोले, जाओ बच्चों, मज़े करना। तो ईफे ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स फादर इन लॉ, मैं इसे वक्त से घर पहुंचा दूंगी। कोई बात नहीं बेटा, आप अपना समय ले सकते हो, जेम्स वांग ने कहा। गाड़ी में बैठते ही ईफे ने ईबो को एक एस्पिरिन की गोली दे दी। वो काफ़ी स्ट्रांग थी। ईबो का सर वैसे भी दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए तुरंत उसने वो एक्सेप्ट कर ली। ईबो ने अब अपनी आंखें बंद कर ली और गाड़ी के ड्राइवर ने बेथोवन्स मूनलाइट सोनाटा की सॉफ्ट सी धुन लगा दी, जिससे ईबो को तुरंत नींद आ गई। नींद में ईबो को काफ़ी सारे सपने आए, जिसमें से पहला सपना था जहान का। हाँ, जानू से बहुत परेशान करता था, लेकिन इस शादी और अपने पिता से ज़्यादा ईबो जहान को प्रेफर करता था। फिर उसे जोई और युआन का सपना आया। वो दोनों ईबो को नहीं देख रहे थे, लेकिन दोनों भी बहुत खुश लग रहे थे। उनके साथ हाइक्वान भी था। युआन दोनों के बीच में खड़ा था। सबसे पहले उसी ने ईबो को नोटिस किया। ईबो की तरफ देखकर अपना हाथ हिलाया, फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगे। ईबो ने भी उन्हें जाने देना ही ठीक समझा, क्योंकि अगर वो उन्हें रोक लेता तो शायद उसकी आंखों से आंसू गिर जाते। ईबो जग गया तो ईफे ने उससे पूछा, तुम उठ गए? अब तुम्हें बेहतर लग रहा है? अब जाकर ईबो को समझ आया कि अब तक उसने अपना सर ईफे के गोद में रखा था और ईफे पैर से उसके सर को सहला रही थी। थैंक यू, मैं ठीक हूँ, कहते हुए ईबो ठीक से बैठ गया। तो ईफे ने कहा, शुक्र है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम काफ़ी थके थके लग रहे थे, मुझे लगता है तुम्हें यह सब पसंद नहीं। ईबो ने कहा, सही कहा, एक्चुअली मुझे इन सब से बहुत नफरत है। मैं अपनी शांति पसंद करता हूँ। तो ईफे ने कहा, माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। तो ईबो ने कहा, जाने दो,
वैसे भी ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो ईफे ने कहा, मैं प्रॉमिस करती हूँ 24 तारीख को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरी होगी। वैसे फ्यूचर के बारे में तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हें इन सब झमेले से दूर रखूँ। ईबो ने कहा, शुक्रिया, ये बेहतर रहेगा। क्या हम अब घर जा सकते हैं? ईफे ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों नहीं। फिर उसने ड्राइवर को बुलाया जो उनके कार के बाहर खड़ा था। लगभग 30 मिनट बाद वो कार ईबो के घर के सामने आकर रुक गई। ईबो कार से उतरने ही वाला था, लेकिन ईफे ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ईबो, अगर इस सब में कुछ भी तुम्हारे मर्जी के खिलाफ हो रहा हो तो तुम बेझिझक मुझसे बात कर सकते हो। मैं तुम पर कोई गुस्सा नहीं करूँगी। मैं समझ सकती हूँ, हम प्यार में पड़ते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं होता, लेकिन हमें हर चीज़ अपने पार्टनर के मन मुताबिक नहीं करनी चाहिए। मैं जानती हूँ हम अभी तक एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन शादी होने तक हम एक दूसरे को ठीक से जान लेंगे। ईबो ने भी मुस्कुराकर कहा, हमारे पास काफ़ी समय है। शादी होने तक हम बार बार मिलते रहेंगे। तुम्हारा कंसर्न मेरी समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो मेरी पसंद से बाहर है तो मैं तुम्हें बेशक बता दूंगा। ईबो ने कहा, लेकिन उसके दिल में चल रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या फिर तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे अपने ट्रू फीलिंग्स के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं। ईफे ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम सही कह रहे हो। फिर ईबो के लिप्स पर एक सॉफ्टली किस किया और उसे गुड नाइट विश किया। ईबो के गुड नाइट विश करते ही ईफे की कार वहाँ से चली गई। अब ईबो की भौहें सिकुड़ी। उसने ज़ोर से अपने लिप्स को पोंछा। जब वो मुड़ा तब उसने देखा कि उसके डैड दरवाजे पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं। उनके स्माइलिंग फेस से पता चल रहा था कि ईबो के काम से वो सेटिस्फाइड है। उन्हें क्रॉस करके ईबो चुपचाप अपने घर के अंदर चला आया। फिर नहाकर अपने बेड पर जाकर लेट गया। पता नहीं क्यों कार में सोने के बाद भी आज उसे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी और कल से उसे काम पर भी तो जाना था। इधर हाईक्वान के घर में यांगजी के फादर उसे छोड़ने के लिए आए थे। आज पूरा दिन उन दोनों ने साथ में बिताया था। यांगजी को गुड नाइट विश करते वक्त उन्होंने पूछा कि हाईक्वान कहाँ है। मैं यहाँ हूँ, हाईक्वान की तरफ से जवाब आया और वो अंदर से दरवाजे तक आया। तो लुफेंग ने कहा, कल तुम क्या कर रहे हो? मैंने सुना है तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। सही कहा, लेकिन मैंने अब तक तय नहीं किया कि मुझे क्या करना है, हाईक्वान ने जवाब दिया। तो लुफेंग ने कहा, तुम यांगजी को लेकर ट्रिप पर क्यों नहीं जाते? वैसे भी पिछले महीने से तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे। मुझे तो डर है कहीं इस सब से यांगजी बोर ना हो जाए। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है बेटा? उन्होंने यांगजी से पूछा। यांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताना ये तो बहुत अच्छी बात है डैड, लेकिन मैं किसी ट्रिप पर नहीं जाना चाहती। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हम दोनों घर पर साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। यांगजी के फादर ने हाँ में सिर हिलाया। फिर घर के अंदर उस तरफ झांका जहाँ पर उनकी गिफ्ट की हुई वीनस की पेंटिंग टंगी हुई थी। ब्यूटीफुल, वो बुदबुदाए। तो यांगजी ने चकल करते हुए अपना सिर हिलाया। यस डैड, इट्स ब्यूटीफुल एंड थैंक यू वेरी मच, आपने इसे मुझे गिफ्ट किया, यांगजी ने कहा। इसके बाद उन दोनों को गुड बाय विश करके लुफेंग चले गए। हाईक्वान अभी भी उस पेंटिंग की तरफ देखकर सोच रहा था, इसमें इतनी क्या खास बात है जो सभी इसके पीछे पड़े हैं। यांगजी ने हाईक्वान की तरफ मुड़कर देखा। उसने कहा, खूबसूरत है ना ये? काश ये हमारे लिए भी वैसा ही लक लेकर आए जैसा इसने प्रीवियस ओनर के साथ किया था। उसका मतलब प्रेग्नेंट होने से था, क्योंकि इसके प्रीवियस मालिक के इस पेंटिंग को खरीदते ही उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। हाईक्वान ने कहा, बकवास बंद करो यांगजी। तो यांगजी ने कहा, मैं इस पर भरोसा करती हूँ हाईक्वान। ज़रा सोचो तो, हम कितने परफेक्ट पेरेंट्स होंगे। हमारे बच्चे के पास वो सब कुछ होगा, जो भी वो सोचेगा वो तो सबसे लकी होगा। यांगजी हाईक्वान की पीठ सहला रही थी। उसे समझ में आ गया कि यांगजी सच में इस बात पर यकीन करती है, साथ में उसके और भी इंटेंशंस है। तो हाईक्वान ने कहा, बस करो, मैं थक गया हूँ। यांगजी ने खुश होते हुए कहा, चलो बेड पर चलते हैं। तो हाईक्वान ने कहा, हाँ, अलग अलग। फिर उसने यांगजी से अपने आप को दूर किया। तभी उनकी डोरबेल बजी। यांगजी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था। कौन है?
हाइक्वान ने पूछा। तो यांगज़ी ने कहा, शायद कोई मजाक कर रहा है। फिर उसकी नज़र ज़मीन पर गई। उसने कहा, मजाक नहीं, शायद कुछ है। वहाँ पर एक सफ़ेद लिफाफा था जिसे यांगज़ी ने उत्सुकता से उठा लिया। उस एनवलप में ला नाश्किता दी वेनरे मतलब वीनस की फ़ोटो थी जो यांगज़ी के डैड ने उसे गिफ्ट की थी। साथ में उस पर एक सिग्नेचर भी था। ये सब क्या है? हाइक्वान ने पूछा। तो यांगज़ी ने कहा, हाफ मून थीफ। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब किया है उन सब को मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, एक और बात, त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली अपलोड कर सकूँ। और हाँ, कल हमारी आई लव यू 2 की स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, तो इसके बाद आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं इसके बारे में एक मैं पोल डालूँगी। उसमें जिसको भी ज़्यादा वोट आएगा वही स्टोरी मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगी। तो फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वांगशान बबल में खुश रहिए।